ओके बच्चों, लास्ट टाइम मैंने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की एक्सप्रेशन करा दी थी आप लोगों को। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये आप लोगों को इक्वेशन में करवा चुका था, ठीक है, जिसकी ये आएगी एक्सप्रेशन n स्क्वायर इंटू 0.5310 की पावर -10 मीटर। तो ये आज है दूसरी एक्सप्रेशन है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है। हैंड फ्री कहाँ है? आज है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, ये हमने एक हाइड्रोजन एटम सपोज किया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और अंदर प्रोटॉन है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। तो कंसीडर a hydrogen atom in which an electron revolve, ये रिवॉल्व है ये, ठीक है, around the nucleus such that ये हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब बेटा यहाँ पे दो फोर्सेस पाई जा रही हैं। दो फोर्सेस पाई जा रही है, एक तो ये कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाएगी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि दूसरा ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे दूसरी फोर्स कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल। Consider hydrogen atom in which an electron revolve around the nucleus such that, आगे लिखेंगे आप, centripetal force is equal to electrostatic force। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या है? 1/4πε0। ये कूलम्ब लॉ में आता था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, प्रोटॉन का भी चार्ज है E और डिवाइडेड बाय R। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, फर्क ये होता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, इसको पॉजिटिव होता है, लेकिन वैल्यूज दोनों की सेम होती है।
ओके, आवाज आ रही है? ये बेटा आवाज आ रही है? यहाँ तक बताएं, यहाँ तक समझ में आया? देखो मैं दोबारा ये बता दूं, एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। 1 मिनट, देखो हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। ये रहा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर एक मौजूद है प्रोटॉन, जिसको पॉजिटिव चार्ज है। सच दैट ये क्यों रिवॉल्व कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों आपस में बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv² r। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला होता था, तो उसमें पहला फार्मूला ये था mv² r। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फार्मूला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फार्मूला था F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, प्रोटॉन का चार्ज E डिवाइडेड बाय r। मुझे अब आप बताएं, इतना क्लियर तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप लोग बोल भी सकते हैं, बोल के बता भी सकते हैं, इतना क्लियर है? जी सर। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे r से r² कैंसिल, तो क्या आएगा mv² = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² डिवाइडेड बाय r। r से बेटा ये r कैंसिल हुआ, जी बच्चों। mv² r से r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बचा, सही। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है ½ mv²। तो अगर मैं यहाँ हाफ लगा दूं तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। मुझे यहाँ हाफ लगाने के लिए क्या करूंगा? जी, अब आ रही है आवाज? मैं बाहर नेट से तो नहीं पिया जा रख दो। देखो यहाँ तक बात समझ में आई? आवाज आ रही है? अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करा दूं, मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स,
तो उससे फर्क ये पड़ेगा, इधर क्या आ जाएगा, मैथ्स का रूल है ना, जब एक तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं तो दूसरी तरफ भी कराते हैं, इधर हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 4 pi epsilon naught e square over half। फाइनली फिर क्या हो जाएगा, तो आप यूं भी लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हो? हाफ एम वी स्क्वायर बेटा किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के। मैं यूं भी लिख सकता हूँ e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकालूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है, वी नो दैट V is equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आप सिंपल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं अपॉन, अगर आपको याद हो आपने चैप्टर 12 में ये वाला फार्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू U अपॉन 2, मैंने ये लिखा था, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने इसको यूं करके लिख दिया V इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन V इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन, लेकिन पोटेंशियल का, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का एक फार्मूला था V इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल से निकला था, V इज इक्वल टू, किससे निकला था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, V किसके बराबर है, माइनस के क्यू अपॉन आर। फिर मैं ये वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, ये इधर पुट कर दूंगा, माइनस के क्यू ओवर आर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय, वाईफाई निकल रहा था, वाईफाई बता दूं V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ये यहाँ से निकला, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल में इसका फार्मूला क्या था, V इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर, तो मैं ये वैल्यू उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर बराबर है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। कैसे नहाने की सारा कितना हो गया ना वो, अब मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ गया, लाइट आई, ठीक है, तो बता दूं इसका काम हुआ होगा, तो मिटा रहा है, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स खो गया। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फिर क्या होगी, ये क्यू उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के क्यू
स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन k किसके बराबर है? 1/4πε0। तो यहाँ पे क्या आएगा? k की जगह वैल्यू आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। यहाँ तक बताइए सबको क्लियर है या नहीं? आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है आवाज? जी बाकी लोगों को तो आ रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? अच्छा जी, अच्छा आप टोटल एनर्जी हम निकालेंगे। नाउ टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। नाउ ये हमें पता है कि टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा दोनों। वैल्यू पुट कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी थी? ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 प्लस ये क्या है? -1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन। अगर आप देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? ई स्क्वायर कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 1 जा 4 2 जा 4 कॉमन है, पाई इन दोनों में कॉमन है, पाई भी कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, आर भी कॉमन है। तो इधर क्या बच जाएगा? 1/2 बच जाएगा, और इधर क्या जाएगा? प्लस माइनस माइनस, इधर 1 बच जाएगा। क्या आप इधर सब चीजें कॉमन निकाल सकते हैं? ई स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं, 4πε0 भी कॉमन निकाल सकते हैं, आर भी कॉमन निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें बाहर निकल गई तो बच गया माइनस, और इधर ई स्क्वायर कॉमन निकल गया, पाई भी निकल गया, एप्सिलॉन नॉट भी निकल गया, आर भी निकल गया, 4 यहाँ से निकला तो बचा क्या? ये कहा ये यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी आगे आगे बढ़ो बच्चों। इसके बाद क्या करूंगा? 1/2 - 1 किसके बराबर होगा? अब इसको मजीद फर्दर में सॉल्व कर दूंगा, तो मैं मजीद सॉल्व कर लूंगा। तो E इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0r। तो अंदर बचेगा 1/2 - 1 -1/2 बच जाएगा। तो बेटा टोटल एनर्जी किसके बराबर हुई? E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0r।
ये टोटल एनर्जी की वैल्यू, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। माइनस हाफ क्यों आया? हाफ में से 1 को माइनस कर दूंगा तो माइनस हाफ ही आएगा ना। क्या हो तो मैं करके बता दूंगा। एलसीएम जो होगा 2 आएगा, ऊपर 1, यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2, 1 -2 माइनस। ये अच्छा, रेडियस की एक्सप्रेशन मैंने आपको क्या बताई थी? वो 4 मल्टीप्लाई होंगे। हाँ एक मिनट, ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे। हाँ सॉरी, ये भी चीज करेक्शन कर दूं, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 4 का 8 बाई, सही है, ठीक है। आवाज आ रही है हमेशा? ये आ रही है? ये आवाज नहीं लगाते रहेंगे। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ये बेटा, अच्छा अब आपको मुझे आर की एक्सप्रेशन बतानी होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको आर की एक्सप्रेशन क्या बताई थी? आर की एक्सप्रेशन मैंने आपको क्या बताई थी? एक एक्सप्रेशन तो ये थी, n स्क्वायर 0.53 10 की पावर -10। इससे पहले वाली क्या एक्सप्रेशन थी आर की? पिछले वाले टॉपिक में जरा देख के मुझे बता दीजिए, ताकि वो एक लंबा सा फार्मूला था, तो एक बंदा बता दे देख के। जी बेटा, आर की एक्सप्रेशन को बता देता रहिए। आर की एक्सप्रेशन क्या आएगी? स्क्वायर h2e डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई m। 2 पाई m n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई m e स्क्वायर, यही थी। अच्छा 2 नहीं है, अब सही है। ओके, आर बराबर है किसके? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर। ये पिछले टॉपिक में था। ये वैल्यू मैं उठा के पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू मैं उठा के पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो क्या आएगा? 1 is this implies E is equals to minus E square divided by 8 pi
एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आई एम ई क्लियर क्लियर। ये सब क्लियर है। आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी इधर। अच्छा जी, आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको मैं मजीद सॉल्व कर दूंगा मैं। E is equal to E square upon minus E square divided by 8 पाई epsilon। ये फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी पलट जाएगी, पाई m और E स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और n स्क्वायर h स्क्वायर और एप्सिलॉन, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये चीज ऊपर और वो चीज। इससे फायदा क्या होगा, पाई से पाई के, ठीक है। बचेगा क्या, E इक्वल टू माइनस m बचा, ई स्क्वायर e की पावर 4, 8 बचा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, और h यहाँ n और h स्क्वायर और n। ये मैंने पूरा फैक्टर अलग करके यूं करके लिख दिया। फिर E इज इक्वल टू माइनस m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n। इक्वेशन नंबर 2 जी। यहाँ तक ये मुझे बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एन स्क्वायर मैंने अलग क्यों किया वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। देखो वेयर इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टाइम खत्म होने वाला है, जरा थोड़ा जल्दी तेज आते रहा। 9.1 10 की पावर -31। दूसरा E क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट -19। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर
इसके बाद h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। की वैल्यू कितनी है, 6.63 एक्सपोनेंट माइनस। अब आप ये तमाम वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। Put these values in equation 2. Equation number 2 is this in life. E बराबर है माइनस 9.1 10 की पावर माइनस 31। E कितना है 1.6 में जगह मैं यहाँ से ये रख कर दूँ, कॉपी कर लिए तो ओके। बाकी आप भी कैलकुलेट कर लें। इक्वेशन 2 में आप पुट कर रहे हैं E बराबर है माइनस m की जगह आएगा 9.1 10 की पावर माइनस 31। E की जगह आएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90 पावर 4 डिवाइडेड बाय 8। एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 10 की पावर माइनस 12 स्क्वायर, और h क्या है 6.63, मुझे मिटाना पड़ेगा ये, ठीक है। टेन की पावर माइनस 34 स्क्वायर इंटू 1/। बनाए मेहरबानी इसको आप जरा जल्दी से सॉल्व कर लें ताकि इसकी वैल्यू निकाल लें। मुझे इसकी वैल्यू बता देना था कैलकुलेट में। कोई एक बंदा बोल के मुझे बता सकता है। जीरो क्यों आ रहा है, जीरो तो यहाँ कहीं नहीं आ रहा बेटा। ये इसकी बात कर रही हो, इक्वेशन नंबर 2 है। ये सिंपल। न्यूमरेटर की बात कर रही हैं। 9.1 10 की पावर माइनस 31, इसको ना सही करके लिखो। और ये 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 की पावर। जी अब मुझे इसकी वैल्यू बता दें। कोई एक बंदा अपना म्यूट तोड़ के मुझे ये वैल्यू बता दे। पूरा फाइनल आंसर बता दे। ये 8 पॉइंट जी बेटा कितना आ रहा है।
13.4 13.4 कोई पावर तो नहीं आ रही? इसकी वैल्यू आती है जूल में, फिर आपको उसको 1.6 जो भी वैल्यू आएगी ना 1/n², उसको आप डिवाइड करेंगे किससे? ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10 की पावर -19 से, तो फाइनली आंसर जो आएगा वो -13.6 अपॉन n² का मल्टीप्लाई होगा, और ये एनर्जी फिर किसमें आएगी? ईवी में। दैट इज द फाइनल। ये जो आंसर आएगा ना ये जूल में आएगा, उसको फिर डिवाइड करना है 1.6 10 की पावर -19 से, तो फिर वो ईवी में आएगा। ये वाला आंसर कोई बता देना समझ में नहीं आया। ये वाला आंसर क्या है आपका कैलकुलेट करके, तो ये पूछ रहा हूँ। ये जो भी एनर्जी आएगी बेटा ये जूल में आएगी। जूल से ईवी में कन्वर्ट करने के लिए जो आंसर होता है ना जूल को, उसको डिवाइड करते हैं 1.6 10 की पावर -19 से, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 17 में बताया था। तो एनर्जी जो है ईवी में आती है। डायरेक्टली यही आया है। ये वैल्यू क्या डायरेक्ट आ रही है 13.6? ठीक है, तो फिर ये वैल्यू अगर डायरेक्ट आ रही है फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट ये अगर वैल्यू आ रही है तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे 13.6 मल्टीप्लाई बाय n² इज इक्वल टू -13.6 अपॉन अब क्लियर है? सबको क्लियर है? यहाँ तक ये समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो मैंने ये क्लास रिकॉर्ड भी कर ली है। ठीक है, आज ही आपकी एक डेरिवेशन हो गई, ये क्लास रिकॉर्ड भी कर ली है। आप चाहेंगे तो मैं इसको रिकॉर्डिंग करके मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा ताकि आप दोबारा रिकॉल कर लें। सही है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास को दोबारा आपको टाइम बता दूंगा, दोबारा ये चीज़ें आगे और